ये कहानी प्रेमनगर के एक छोटे से गांव की है, जहां रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल का इस दुनिया में उसकी बेटी सोनम के अलावा कोई नहीं था। अभी कुछ ही समय पहले उसके पत्नी का देहांत हुआ था। पत्नी के देहांत के बाद रामलाल को अपनी बेटी की परवरिश और घर चलाने की जिम्मेदारी अकेले ही निभानी थी। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह मेहनत करके किसी तरह से अपने और अपने बेटी के लिए जरूरी सामान का इंतजाम करता था। ये उस समय की बात है जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। गांव में सभी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फसल बर्बाद होने के कारण रामलाल के पास अब कमाई का कोई जरिया नहीं था। उसके पास जो बचे कुचे पैसे थे वह भी खत्म हो चुके थे। रामलाल के पैसों के परेशानी के कारण उसने कुछ समय से सोनम के स्कूल की फीस भी नहीं भरी होती है। इसी चिंता से रामलाल घर के बिस्तर पर परेशान होकर बैठा होता है। तभी उसे परेशान देख उसकी बेटी सोनम उसके पास आती है। क्या हुआ पिताजी, आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटी, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं पिताजी, कोई परेशानी तो है, मुझे बताइए क्या हुआ है। कुछ नहीं बेटी, बस तुम तो जानती हो कि इस साल सूखा पड़ने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है और मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वह भी खत्म होने को है। इसीलिए अगली फसल तक घर किस तरह चलाऊं, यह चिंता मुझे खाए जा रही है। पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपकी मदद के लिए मैं भी कोई काम कर लेती हूँ। नहीं बेटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कुछ करता हूँ। पिताजी, इस मौके पर बोलना सही नहीं है, परंतु स्कूल के हेड मास्टर फीस के लिए बोल रहे थे। हाँ बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह कल परसों तक तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं कल हेडमास्टर को कह दूंगी कि आप आज कल में फीस भर देंगे। फिर वहाँ से सोनम अपने कमरे में चली जाती है। सोनम को बोल तो दिया है कि कल परसों तक उसकी स्कूल फीस भर दूंगा, पर मेरे पास तो कल के राशन भर के पैसे नहीं है। इसी चिंता से परेशान होकर रामलाल अपने घर में टहलने लगता है। टहलते टहलते वो अचानक रुक जाता है। लगता है इस बार मुझे सेठ लालचंद के पास से पैसे सूद पर लेने पड़ेंगे, वरना मैं ना तो घर का खर्च चला पाऊंगा और ना ही सोनम की स्कूल की फीस भर पाऊंगा। हाँ, मेरे पास अब बस यही एक जरिया बचा है, कल सुबह ही जाकर सेठ से मिलता हूँ। सेठ लालचंद एक नंबर का लालची और ठग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें सूद पर पैसे देता है। और जब गांव वाले उसके किसी कारण पैसे नहीं चुका पाते, तो वह उनकी खेती की जमीन और घर उनसे छीन लेता था। अगली सुबह रामलाल लालचंद के घर पहुंच जाता है। नमस्ते सेठ जी। हाँ बोलो रामलाल, क्या हुआ? आज अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? सेठ जी, आप तो जानते हो कि गांव में इस बार सूखा पड़ा है, जिस कारण मेरी पूरी फसल खराब हो चुकी है और खेती के अलावा मेरे पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है। और अब ऐसी हालत हो गई है कि मेरे पास घर खर्च चलाने भर के पैसे नहीं है। इसीलिए आपके पास आया हूँ, ताकि आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो अच्छा होता। मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देखो भाई रामलाल, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, पर तुम तो जानते ही हो मेरे बारे में, मैं उसूलों का पक्का हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे मुझे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा घर और खेती की जमीन दोनों अपने नाम कर लूंगा। सेठ की ये बात सुनकर रामलाल सोचने लगता है। सेठ से पैसे ले तो लूंगा, पर अगर वह नहीं चुका पाया तो यह सेठ मेरी खेती की जमीन और घर दोनों मुझसे छीन लेगा। पर अगर इनसे पैसे नहीं लूंगा तो सोनम की स्कूल की फीस कैसे भर? क्या हुआ रामलाल, तुमने क्या सोचा? तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? चाहिए सेठ जी, मुझे अभी इन पैसों की बहुत जरूरत है। सेठ उसे पैसे दे देता है। धन्यवाद सेठ जी, मेरे पास पैसे जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपके वैसे वैसे सारे पैसे चुका दूंगा। वो सब तो ठीक है, पर मेरी बातें याद रखना। अगर तुम पैसे नहीं चुका पाओगे तो मैं तुम्हारा घर और जमीन दोनों तुमसे अपने नाम करवा लूंगा। ठीक है सेठ जी।
रामलाल फिर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर सबसे पहले वह अपने बेटी सोनम को बुलाता है। सोनम बेटी यहाँ आना तो जरा। पिता की आवाज सुनकर मीरा वहाँ आती है। हाँ बोलिए पिताजी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बेटी, वो तुम कल स्कूल की फीस का बोल रही थी ना, वो मैं लेकर आया हूँ। पिताजी पर कल आप बोल रहे थे कि आपके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, फिर आप यह कहाँ से लाए? बेटी, यह पैसे मैंने लालचंद सेठ के पास से सूद पर लिए हैं। पिताजी, पर वह सेठ तो पैसे देने के नाम पर लोगों की जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। बेटी, पर अभी के लिए हमें उनके अलावा दूसरा कोई और पैसे नहीं दे सकता था, और फिर तुम्हारे स्कूल की फीस भरनी भी जरूरी थी, इसीलिए मैं उनके पास से पैसे ले आया। पर पिताजी, हमारे पास एक छोटी सी जमीन है और एक यह घर है, कहीं सेठ ने हमसे यह भी छीन ली तो हम क्या करेंगे? बेटी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने सेठ से तुम्हारे स्कूल के फीस से थोड़े ज्यादा पैसे लिए हैं। उन पैसों से मैं सब्जी मंडी से सब्जियां लाकर बेचना शुरू कर दूंगा, और जैसे जैसे पैसे जमा हो जाएंगे वैसे वैसे सेठ के सारे पैसे वापस कर दूं। ठीक है पिताजी, जैसा आपको सही लगे। अगले दिन रामलाल सब्जी मंडी से सब्जी लाकर गांव के बाजार में बेचना शुरू करता है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। रामलाल के यहाँ कुछ ही देर में ग्राहक आने लगते हैं। धीरे धीरे उसके ठेले की सब्जियां खाली होने लगती हैं। रामलाल जब सब्जियां बेच रहा होता है, उसी वक्त वहाँ लखन बाजार में घूम रहा होता है। लखन भी रामलाल की तरह गांव में किसानी के अलावा कुछ नहीं करता था, पर लखन के पास रामलाल से कई ज्यादा जमीन थी, जिस कारण यदि कोई साल उसकी फसल बर्बाद हो भी जाती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उसे गांव के और किसानों की जमीन खरीदने की आदत थी। लखन जब रामलाल को सब्जी बेचता देखता है तो वह सोचता है, लगता है इस बार के सूखे ने रामलाल की हिम्मत तोड़ दी है, इसीलिए तो वह खेती छोड़ सब्जी बेच रहा है। यही सही मौका है, एक बार इसकी जमीन खरीदने की बात करके देखता हूँ, शायद वह मुझे बेच दे। फिर क्या था, लखन तुरंत रामलाल के सब्जी के ठेले के पास पहुँच जाता है। अरे रामलाल भाई, तुम और सब्जी बेच रहे हो, क्यों खेती बाड़ी छोड़ दी क्या? क्या लखन, तुम भी मजाक कर रहे हो? तुम तो जानते हो इस साल के सूखे के कारण मेरी पूरी फसल खराब हो गई है, और अब अगले फसल के मौसम तक किसी ना किसी तरह तो घर का खर्च चलाना पड़ेगा, तो लगा लिया सब्जी का ठेला। पर तुम तो कल तक रो रहे थे कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं, और अब सब्जी का ठेला लगा लिया, तो यह सबके लिए कहाँ से पैसे आ गए तुम्हारे पास? नहीं भाई, सच में मेरे पास तो घर के राशन तक के लिए पैसे नहीं थे, और ऊपर से सोनम के स्कूल की फीस भी भरनी थी, तो लालचंद सेठ के पास से पैसे सूद पर ले लिया और सोनम की स्कूल की फीस भी भर दी, और कुछ पैसों से सब्जी का ठेला लगा दिया। रामलाल की ये बात सुनकर लखन खुश हो जाता है, क्योंकि उसे रामलाल की जमीन खरीदनी थी, पर रामलाल उसे वो बेचने तैयार नहीं था। उसने सोचा, चलो यह तो बहुत अच्छा हुआ कि इस रामलाल ने लालचंद से पैसे सूद पर लिए हैं, अब यह उसके पैसे चुका नहीं पाएगा, और फिर लालचंद इसकी जमीन इससे छीन लेगा, फिर वह जमीन मैं उससे खरीद लूंगा। रामलाल की ये बात सुनकर लखन खुश तो था, पर वो रामलाल के सामने दुख जताने की कोशिश करता है। क्या कहा रामलाल भाई, तुमने लालचंद के पास से पैसे सूद पर लिए हैं, पर तुम तो जानते हो ना वह कितने ठग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह तुम्हारी जमीन तुमसे छीन लेगा। हाँ भाई, मैं जानता हूँ, पर वह तो तब होगा ना जब मैं उनके पैसे नहीं दूंगा। मुझे पता है कि अब अगली फसल तक तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने सोचा कि तब तक सब्जी का ठेला लगा लेता हूँ। इससे जो मुनाफा होगा उसमें से कुछ पैसे घर खर्च में काम आएंगे, और कुछ मैं बचा बचा कर सेठ को वापस कर दूंगा। रामलाल की ये बातें सुनकर लखन मन ही मन सोचता है, यह तो सही कह रहा है, इसकी सब्जी की दुकान तो अच्छी चल रही है, और अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो यह बहुत जल्द ही लालचंद के पैसे लौटा देगा, और अगर इसने लालचंद के पैसे लौटा दिए तो फिर मैं इसकी वह जमीन कैसे खरीदूंगा। लखन थोड़ा परेशान तो हो जाता है, पर वो रामलाल के सामने कुछ जाहिर नहीं करता है। हाँ भाई, फिर तो सही है, मैं भी देखता हूँ अगली फसल तक कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। लखन रामलाल के सामने मीठी मीठी बातें करने के बाद वहाँ से निकल जाता है।
थोड़ी दूर पहुंचकर लखन रामलाल की जमीन हड़पने की नई तरकीब लगाता है। मेरे पास इतना अच्छा मौका था रामलाल की जमीन अपने नाम करने का, पर जिस तरह उसकी दुकान चल रही है फिर तो मैं वह जमीन नहीं ले पाऊंगा। एक काम करता हूँ, लालचंद सेठ से मिलकर रामलाल की जमीन अपने नाम करने की बात करके आता हूँ। फिर क्या था, लखन वहाँ से लालचंद से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाता है। नमस्ते सेठ जी, क्या हाल है? अरे लखन भाई, तुम यहाँ और यह मुझे सेठ जी बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? मुझे तो लगता है मुझे तुम्हें सेठ बोलना चाहिए। मुझसे ज्यादा जमीन तो तुम्हारे पास होगी। कहा लालचंद भाई, बस गिनी चुनी 5-10 होंगी। भाई तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे वो मुहावरा याद आ गया। कौन सा मुहावरा भाई? भाई वही बोलते हैं ना, हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग। बस भाई मजाक छोड़ो, मैं तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम से आया था। बोलो भाई, क्या काम था? मैंने सुना है उस रामलाल ने तुमसे पैसे सूद पर लिए हैं। हाँ भाई, अभी कल ही तो लेकर गया। वो मुझसे पैसे क्यों नहीं देना था? मैंने उसे पैसे देने से पहले और पैसे देने के बाद अच्छे से समझा दिया था कि अगर उसने मुझे पैसे समय से नहीं लौटाए तो मैं उसकी खेती की जमीन के साथ साथ उसका घर भी अपने नाम कर लूंगा। यह बहुत सही किया तुमने। क्या हुआ लखन भाई, कहीं तुम्हें उसकी जमीन तो नहीं चाहिए? हाँ भाई, तुम एकदम सही समझे, मुझे उसकी जमीन चाहिए थी। मैंने कई बार उसे वह मुझे बेचने का प्रस्ताव दिया था, पर वह हमेशा मना कर देता था। पर इस बार अच्छा मौका है उसकी जमीन अपने नाम करवाने का। तो अब तो तुम्हें उससे उस जमीन की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका मालिक मैं बन जाऊंगा। तो फिर सीधा मुझसे बात करो उस जमीन की। नहीं भाई, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हें अपनी जमीन इतनी आसानी से नहीं देगा, मैं जानता हूँ उसे। क्या बात कर रहे हो भाई, इस बार तो सूखा पड़ चुका है और अगली फसल की तैयारी करने में अभी बहुत समय है, तो वह मुझे पैसे कैसे चुका पाएगा? मैंने भी जब सुना कि उसने तुमसे पैसे लिए हैं तो मुझे लगा मैं अब सीधा तुमसे जमीन खरीद लूंगा, पर उसने तुमसे जो पैसे लिए हैं उनसे गांव के बाजार में सब्जी का ठेला लगा लिया है और मैं खुद देख कर आ रहा हूँ वो बहुत अच्छा चल भी रहा है। और अगर इसी तरह उसकी सब्जियाँ बिकी तो वो कुछ ही दिनों में तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे वापस कर देगा। लखन की बात सुनकर लालचंद थोड़ा चौंक जाता है। क्या कहा लखन भाई तुमने? अगर ऐसा हुआ फिर तो उसकी जमीन और घर दोनों मेरे हाथ से चले जाएंगे। नहीं भाई, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और उसका घर भी, पर उसके बदले तुम्हें मुझे उसकी जमीन देनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है भाई, बताओ क्या तरकीब है? भाई कोई बहुत बड़ी तरकीब नहीं है, तुम बस रामलाल से अपने पैसों का पूछते रहना और जैसे ही वह कहे कि 2-3 दिनों में दे दूंगा तो फौरन मुझे बता देना। मैं उसके सारे पैसे चुरा लूंगा तो वह तुम्हें पैसे नहीं दे पाएगा, और अगर वह पैसे नहीं दे पाया तो जमीन और घर तुम्हें देना पड़ेगा। इससे तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे भी मिल जाएंगे और घर भी, और चुराए हुए पैसे भी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। उसके बदले तुम मुझे उसकी जमीन दे देना। लखन की तरकीब सुनकर लालचंद सोचता है, सही है, इसमें तो मेरा ही फायदा है। चोरी भी लखन करेगा और मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ रामलाल का घर भी मुझे मंजूर है। लखन भाई, मैं थोड़े थोड़े दिनों में रामलाल से पैसों के बारे में पूछता रहूंगा और जैसे लगेगा कि उसके सारे पैसे जमा हो गए मैं फौरन तुम्हें बता दूंगा। फिर क्या था, लखन वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन लालचंद रामलाल से मिलने बाजार जाता है। लालचंद जब रामलाल के ठेले के थोड़ी दूरी पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगी थी। इतनी भीड़ को देख लालचंद कहता है, सही कह रहे थे लखन भाई, इस रामलाल की सब्जी की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे में तो वह मेरा सारा पैसा बहुत जल्द ही लौटा देगा। जैसे ही ठेले से कुछ लोग कम होते हैं, लालचंद रामलाल से मिलने पहुंच जाता है। और रामलाल भाई, तुम्हारी सब्जी की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। बस सेठ जी, जो भी कुछ है आपके वजह से है।
नहीं राम भाई, तुम मुझे क्यों धन्यवाद कर रहे हो? तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मैंने दिए बस, और तुम्हारे पास जैसे होंगे तुम तो मुझे वो लौटा ही दोगे ना? हाँ सेठ जी, मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे मैं वैसे वैसे आपके सारे पैसे लौटाता जाऊंगा। नहीं रामलाल भाई, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम थोड़े थोड़े पैसे मत देना, तुम्हारे पास जैसे ही पूरे पैसे हो जाएं तो एक साथ में दे देना। ठीक है सेठ जी, यह भी सही रहेगा। फिर भी कितने दिन लगेंगे तुम्हें पूरे पैसे जमा करने में? सेठ जी, अगर ऊपर वाले की दुआ से सब सही चला तो 1 महीने में आपको आपके पूरे पैसे चुका दूंगा, सूद समेत। फिर तो बहुत सही रहेगा भाई। ठीक है, तो तुम काम करो, मैं चलता हूँ। फिर क्या था, लालचंद वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है और रामलाल अपनी दुकान संभालने में व्यस्त हो जाता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। रामलाल अपनी दुकान से बहुत मुनाफा कमाता है। अभी लालचंद को कुछ ही दिन हुए थे रामलाल से मिलकर, पर लखन की तरकीब के हिसाब से वह फिर से रामलाल से मिलने पहुंच जाता है। और रामलाल भाई, क्या हाल है और दुकान कैसी चल रही है? सब बढ़िया है सेठ जी, और ऊपर वाले की दुआ से दुकान भी बहुत मस्त चल रही है। चलो फिर तो सही है, इसका मतलब तुम बहुत जल्द ही मेरे पैसे लौटा दोगे। हाँ सेठ जी, कुछ जमा हो गए हैं, कुछ बाकी है। जैसे हो जाएंगे आपको लाकर दे दूंगा, पर अब महीना नहीं लगेगा, शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है भाई, पर याद रखना पूरा एक साथ देना है। हाँ सेठ जी, पूरा एक साथ ही दूंगा। लालचंद वहाँ से चला जाता है, पर जाते वक्त रामलाल उसके साथ लखन को देख लेता है, पर उसे अब तक इनके तरकीब के बारे में कुछ नहीं पता था। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। देखते देखते रामलाल कुछ ही दिनों में सारे पैसे जमा कर लेता है। अब बस उसे ब्याज के पैसे जमा करने थे। चलो सेठ से जितने पैसे लिए थे वह तो जमा हो गए, बस अब 2-3 दिनों में बस ब्याज के पैसे जमा कर लेता हूँ, फिर सेठ के पैसे उन्हें वापस कर दूंगा। अगले दिन जब रामलाल अपने ठेले पर सब्जियां बेच रहा होता है, उसी वक्त वहाँ से लालचंद पहुँच जाता है। आइए सेठ जी, बोलिए कैसे आना हुआ? कुछ नहीं रामलाल भाई, बस बाजार के कुछ लोगों से पैसे लेने थे तो वही लेने आया हूँ, और तुम्हारा ठेला भी पास में था तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। और बताओ भाई, क्या हुआ, मेरे पैसे जमा हो गए या अभी समय लगेगा? लालचंद सेठ से फिर से अपने पैसों के बारे में पूछता देख रामलाल सोचता है, सेठ जी हर 3-4 दिन में बार बार एक ही सवाल पूछने क्यों आ जाते हैं? नहीं सेठ जी, आपके पूरे पैसे तो जमा हो गए हैं, बस ब्याज के पैसे बाकी है, वह भी 2-3 दिनों में हो जाएंगे, और पैसे जमा होते ही मैं खुद आकर आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। रामलाल की ये बात सुनकर लालचंद सोचने लगता है, चलो यह सही समय है, लखन भाई को बोल देता हूँ ताकि वह इसके यहाँ चोरी कर ले। ठीक है रामलाल भाई, तो फिर मैं चलता हूँ, तुम्हारे पास पैसे जमा होते ही घर आकर दे जाना। लालचंद जब रामलाल की दुकान से जाता है तो इस बार वह लालचंद को फिर से लखन के साथ देख लेता है, और दोनों को फिर एक बार साथ देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगता है। यह हर